हेलो माय डियर सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने एनडीए 2021 के पेपर का पहला पार्ट पढ़ाया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के पहले पेपर का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो यूपीएससी एनडीए में जो सेकंड पेपर है वो अपन डिस्कस करेंगे इंग्लिश में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से है। वो प्रीवियस कितना भी पढ़ लीजिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ में अगर वही क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं और आगे अगर अपन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और क्वेश्चन मिल जाता है तो यकीन मानकर चलना अपने अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। अगर अपन इसमें देखें, देखें पहला क्वेश्चन अपन को बताना है अपोजिट। क्या बताना है? अपोजिट। अब अपोजिट की बात करें तो जो क्वेश्चंस लिखा हुआ ना, इसमें जो अंडरलाइन है, यहां पर जो लिखा हुआ है वार्मर, यानी पूरे क्वेश्चन में हमें जो वर्ड पकड़ना है वो हमारा वर्ड क्या है? वार्मर। और वार्मर का हमें क्या बताना है? अपोजिट। अब यहां पर अगर अपने वार्मर का मतलब पता है तो हम उसका क्या बता सकते हैं? अपोजिट बता सकते हैं। बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसको लिखा रहने दीजिए। अगर बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो उसका मीन्स निकालिए, और नहीं आती है तो अपने केवल वर्ड से मतलब रखिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं होता है कि आप उसको पूरा एनालिसिस करो। नहीं, इसकी अपेक्षाकृत आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। अब यहां जो लिखा है उसका नहीं आ रहा है तो आप केवल अपने वर्ड से मतलब रखो। इतने सारे में वर्ड कौन सा है? वार्मर। अब वार्मर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है और इसका पूछा क्या है? अपोजिट पूछा है। तो वार्मर का अगर मतलब पता होगा तो उसका अपोजिट भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पर वार्मर का मतलब क्या हो जाएगा? गर्म। अब गर्म का उल्टा क्या होगा? ठंडा। देखो कौन सा वर्ड जा रहा है? कोल्डर। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वार्म। और यहां पर अपन ने लिखा कोल्ड। इसी का ही कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाया गया है? वार्मर। और यहां पर अगर अपन कोल्ड की बात करें तो कोल्ड का कंपैरेटिव क्या बनाया गया है? कोल्डर। तो यहां पर वार्मर का आंसर क्या हो जाएगा? कोल्डर। गर्म, और गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडा। ठीक, चले इसके बाद अगर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ जाए तो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगला लिखा हुआ है साइंटिस्ट आर कंसर्न, और जो अंडरलाइन है यही हमारे काम का वर्ड है। हमें कंसर्न के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद अपन क्या करेंगे? इसका अपोजिट बताएंगे। तो यहां कंसर्न का उल्टा क्या होगा? इनडिफरेंट। ठीक है, असमानता। यहां पर इसको क्या कहेंगे अपन? असमानता। ठीक, असमानता मतलब अलग अलग चीज है। इनडिफरेंट है भाई, ये इस चीज से कैसा है? बिल्कुल अलग है, तो उसको अपन कहते हैं इनडिफरेंट। तो कंसर्न का आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? असमानता। क्लियर? चलो इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। अब क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बिना इंग्लिश को समझे हुए सोचते हैं कि यार हम इसका जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है हम इसका क्या बिल्कुल प्रॉपर मीन्स निकाल लेंगे। बस वहीं पर फंस जाते हैं। आप केवल मीन्स आ रहा है अपने दिमाग में रखिए, कोई बात नहीं। वहां एग्जाम देते समय टीचर बनने की कोशिश मत करो। आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम निकालते समय में क्वेश्चन से मतलब रखो और अपना एग्जाम निकालो और आगे बढ़ो। तो यहां जैसे इतने बड़े क्वेश्चन जो लिखा उसमें जो वर्ड लिखा है ना डिबेट, आप केवल अपने डिबेट से मतलब रखिए। ठीक है, डिबेट का मतलब प्रतियोगिता करना, प्रतियोगिता करना। अब आपको यह देखना है कि प्रतियोगिता करना, किसी से बहस करना। ठीक है, तो बहस करना, किसी से प्रतियोगिता का करने का उल्टा क्या होगा? यानी प्रतियोगिता करोगे या अपन ने कहा किसी से क्या करेंगे? बहस करेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की बात चल रही कि बहस कर रहे हैं, तो उससे अच्छा उसका उल्टा बताना है कि भाई लड़ाई मत कर, शांत रहे। तो शांत रहे मतलब क्या कर ले भाई? एग्रीमेंट कर ले, सहमति जता ले, तू भी खुश और मैं भी खुश। लड़ने और लड़ाई पढ़ाई में क्या रखा है सिवाय बर्बादी के? तो भाई आराम से तू भी रहे और आराम से मैं भी रहूं। तो यहां पर डिबेट करने की जगह भाई सहमति कर ले, तू भी खुश और मैं भी खुश। तो बेस्ट आंसर इसका डिबेट का क्या जाएगा? एग्रीमेंट। क्लियर? चलो जब भी याद करो किसी भी वर्ड को, ये तो पेपर क्या है डिस्कस कर रहे हैं, तो जो वर्ड आया हुआ है वो रिपीट भी हो सकता है। तो जब भी किसी भी बुकैब को याद करो, वन वर्ड वगैरह को याद करो, तो हमेशा ध्यान रखो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की एक मतलब अपने आसपास की बातें हो या किसी भी तरीके से वर्ड को अपने रिलेट लाइफ से करना सीखो। कैसे भी करो, अगर अपनी लाइफ से रिलेट करोगे तो वो वर्ड आपको जल्दी याद हो जाएगा अपेक्षाकृत उसको रटने का। अब जैसे मैंने कहा कि डिबेट का एग्रीमेंट वर्ड रिपीट हो सकता है या यहां पर एग्रीमेंट रख सकते हैं। आपसे पूछेंगे इसका अपोजिट क्या होगा, तो डिबेट मतलब बहस करना। बहस
दो तरीके की होती है, एक तो सही तरीके की होती है और एक होता है कि कोई हमारी बात को गलत ले जाए तो हम क्या कहेंगे, भाई देख मेरा लड़ने का मूड नहीं है, तू भी सही मैं भी सही, भाई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तू भी शांत रहे मैं भी शांत रहूं। अपन तो सीधी बात समझिए, ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख भिड़े क्या घूसा कहलात। तो अब आप देख लो, घूसा चलाना चाहते हो कि आप दिमाग चलाना चाहते हो, तो जहां घूसा बात वाली बात आ जाए वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो। तो डिबेट अच्छी डिबेट हो तो ठीक है, विचारों पर हो, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब हो किस पर रही है कि आपने फालतू का कोई वर्ड ले लिया, आप जैसे किसी पॉलिटिशियन पे ले लिया, उस पे लगे हुए हैं, जबकि उससे कोई मतलब निकलना नहीं। तो अच्छी चीज पर आप डिबेट कर रहे हो तो वो जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिबेट का उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट करना, वही सहमति जताना। किसी के साथ में ठीक है कोई बात नहीं, खुश रहना, तो उसको अपन कहेंगे एग्रीमेंट करना। जब भी किसी वर्ड को याद करो तो कहीं ना कहीं वर्ड को कहीं ना कहीं रिलेट करना सीखो, रिलेट करना सीख जाओगे तो याद हो जाएगा। सपोज दैट जैसे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ वन वर्ड में, जैसे वन वर्ड में क्या है कि ऑटोबायोग्राफी, जो अपनी खुद की लाइफ लिखता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अगर अपन इसके तीन भाग करें तो यहां पर एक होगा ऑटो, एक होगा बायो, और यहां पर एक हो जाएगा ग्राफी। ठीक है, ये तीन हो गए। ग्राफी का मतलब पढ़ाई, ठीक है, और बायो का मतलब जीवन, और ऑटो का मतलब यहां पर होता है खुद। ऑटो का मतलब क्या होगा, खुद, या अपन इसको क्या कहेंगे, स्वयं। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ किसी और ने लिखी हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, बायोग्राफी। इसको अपन क्या कहेंगे, बायोग्राफी। तो आप देख रहे हो यहां पर ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में एक वर्ड कॉमन मिल रहा है, वो क्या है आपके लिए, यहां पर वर्ड क्या है, ऑटो। अब ऑटो का मतलब ही क्या होता है, खुद, यानी उसके पास खुद की ऑटो है तो अपना जीवन यापन वो खुद ही चलाता है, किसी के किराए की नहीं चलाता, वो अपनी चलाता है और अपना कमाता मस्त रहता है, यानी अपनी लाइफ वो खुद जी रहा है। इसका मतलब इसको अपन कैसे कह सकते हैं, यानी उसने अपनी लाइफ खुद लिखी है, अपनी कहानी, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ उसने खुद लिखी है। तो बायोग्राफी तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ऑटो का मतलब ही होता है खुद। तो जब वो खुद ही लिख रहा है तो उसका क्या हो गया, खुद के द्वारा लिखी हुई लाइफ को अपन क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। अब उसके पास ऑटो ही नहीं है तो क्या करेगा, किराए की चलाता है, दूसरे के भरोसे रहता है, इसका मतलब उसका जीवन दूसरे के भरोसे चल रहा है, यानी उसका जीवन किसी दूसरे ने लिखा है, और दूसरे ने लिखा है तो अपन उसको क्या कहेंगे, बायोग्राफी। कहीं ना कहीं इस तरीके से, चाहे बुकैब हो चाहे बनवर्ड हो, और भी सारी चीजें होती है, अगर उनको याद करोगे तो वो आ जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको इतना समझाया वो उसका कारण ही है कि बुकैब को आपको रटना नहीं है, बुकैब के पोर्शन को आपको रटना नहीं, क्योंकि एनडीए में बुकैब का पोर्शन बहुत ज्यादा वेटेज है। बनवर्ड है, बुकैब है, एंटोनियम, सिनोनियम है, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स भी आएंगे, तो इनका बहुत ज्यादा वेटेज है। अब वेटेज जाना है और हमें एग्जाम भी निकालना है, तो उसको रटने की अपेक्षा कर समझ कर चले, समझ कर चलोगे तो आप एक करोगे दूसरा याद हो जाएगा, दूसरा करोगे फिर तीसरा याद हो जाएगा, तीसरा करोगे फिर चौथा याद हो जाएगा, और जब 100 200 500 याद हो जाएंगे ना तो यकीन मान के चलना आप बहुत अच्छी इंग्लिश को भी कवर करते चले जाओगे। ठीक है, चलो दो बनवर्ड तो हो सकता है याद ही हो गए होंगे। जो लाइफ खुद लेके उसको अपन कहते हैं बायोग्राफी, और जो खुद के लिखता है उसको अपन कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जो दूसरे से लिखाता है वो क्या हो गया, बायोग्राफी। क्योंकि यहाँ ऑटो का मतलब ही होता है खुद लिखना। मेरे पास खुद की ऑटो है, मैं खुद चलाता हूं, तो यानी मैं अपना जीवन खुद ही यापन कर रहा हूं, मेरे पास ऑटो है। अब मेरे पास ऑटो नहीं है, मैं दूसरे के किराए से लेकर जाता हूं और वो शाम को उसको किराया देकर आ जाता हूं, मैं घर आ जाता हूं, यानी मेरा जीवन दूसरे के भरोसे चल रहा है। वैसे ही दूसरे ने लिखा बायोग्राफी और खुद ने लिखा तो ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से अपन को बहुत सारी चीजें सीखना है, और धीरे धीरे करके अपन बेटेज भी बहुत अच्छा कर लेंगे और बुकैब भी याद हो जाती है, बस रटना नहीं है। अगला जो वर्ड लिखा हुआ है, द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी, बाकी का और भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें से केवल आप फोकस करिए कि मेरे काम का वर्ड क्या है। मेरे काम का वर्ड है सेंसिटिविटी। इसका मतलब अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से इसका आंसर दो। बाद बाकी इतने बड़े क्वेश्चन का आप क्या आंसर निकालो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ अपने वर्ड से मतलब रखो और अपने आंसर से मतलब रखो। तो सेंसिटिविटी का यहां पर आंसर क्या जाएगा, रेस्पॉन्सिवनेस। तो यहां पर बेस्ट आंसर क्या जाएगा, सी वाला, रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, द ओशियन कैरी अ ह्यूज
वर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अपन ने वर्ड क्या पकड़ा, ह्यूज, अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स ऑफ टू द हाई लैटिट्यूड्स। तो अपन यहां पर पकड़ा ह्यूज, तो ये लिखा अपन ने ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, अति विशाल, अति विशाल, ठीक है। तो अब इसका क्या पूछा है, अपोजिट, तो बड़े का अपोजिट क्या जाएगा, छोटा, तो छोटा क्या होता है, टीनी, टीनी का मतलब छोटा, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे कहां पर अगर अपन बात करें तो कहां पर ये गोला है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ह्यूज। और वहीं अगर अपन बात करें कि इसके सामने केवल अपन ने इतनी सी बिंदी रख दी, या मैंने कहा केवल अपन ने इतना सा सर्कल बना दिया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, टीनी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, टीनी। जो बौने लोग होते हैं ना, छोटे रह जाते हैं, उनको भी अपन क्या कहते हैं, टीनी कहते हैं, ठीक है। तो वहां से याद हो जाएगा, यार छोटा रह गया तो इसको अपन क्या कहेंगे, टीनी, और बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे अपन, ह्यूज। अब दोनों वन वर्ड के लिए एक चीज, दोनों जो मीनिंग है उसके लिए याद रखना। आपने एक इंडियन बॉलीवुड की मूवी देखी होगी, जा जंतरम मां मंत्रम, देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक आदित्य नाम का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, सामान्य लोगों से वो बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ह्यूज। और उसके आगे जो लोग बाग थे वो कैसे थे, वो छोटे से लगते थे, बौने से लगते थे, यानी वो कैसे थे, टीनी। तो यहाँ ह्यूज का मतलब बड़ा और टीनी का मतलब छोटा, ठीक। चलो आगे बढ़े, अगला वर्ड अब देखेंगे अपन PQRS। अब PQRS को समझो, पहले PQRS को पहले पकड़ देखना। सबसे पहले अगर अपन PQRS में देखें तो इसमें 4 वर्ड होते हैं, एक P में सेंटेंस मिलेगा, फिर Q में मिलेगा, फिर R में मिलेगा और फिर S में मिलेगा। अब जो सेंटेंस अलग अलग पार्ट में बांटे हुए हैं, वो सेंटेंस अलग अलग बटा होता है, आपको सही सेगमेंट में बिठाना होता है। अब सेगमेंट में बिठा लोगे ना, तो यहां केवल आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो कुछ चीजें ऐसी है कि कितना भी बड़ा PQRS क्यों ना हो वो सॉल्व हो सकता है। यहां पर अपने पास क्या रहेगा, PQ, ये लिखा अपन ने PQ, और ये लिखा RS, 4 लिखे हुए। आप 4 में से 2 ट्रिक ले जा सकते हो, क्योंकि अपन PQRS सॉल्व कर रहे हैं, और PQRS सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है और अपन को सॉल्व करना भी हाल फिलहाल। तो मैं आपको 2 ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप सीखोगे भी। PQRS में पहला तो ये है कि सेंटेंस स्टार्ट किस तरीके से होगा। पहले सेंटेंस को पढ़ो, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले अपने लिए क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में वर्ब, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा ढूंढना है। ये हो गया आपका पहला तरीका। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरे तरीके में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास कितने यहां पर कितने वर्ड, 4 हैं। एक P और एक Q में रहेगा, और एक R में रहेगा, और एक S में रहेगा। आपको इन चारों में से कोई भी 2 वर्ड का पेयर मिल जाए, बस काम बन जाएगा। चारों को ढूंढने की गलती मत करना, किसी एक से भी आंसर आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा दूसरे पर आंसर टूट जाएगा। कैसे करना है कि अब सेंटेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मान लो कोई PRQS पे ही हो जाए, या इसके अलावा QRPS हो जाए, या इसके अलावा PRSQ हो जाए, या इसके अलावा SPRQ हो जाए, और आपको इनमें से कोई भी 2 वर्ड आ जाए, सेगमेंट में बैठ जाए एक के बाद एक। अगर आपको P के बाद R मिल रहा है, तो आप देखो कि P के साथ में अगर R मिल रहा है, तो यहां ऑप्शन में जाओ कि P के बाद R कितने हैं, तो वो ऑप्शन पे ध्यान देना, बाकी सब काट देना और आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहां पर R के बाद P फिट बैठ रहा है, तो आप उससे भी आंसर, यानी कोई भी 2 पेयर से आप अपना आंसर ला सकते हो, और सेंटेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आप 2 को पकड़ लोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। अब कैसे रहेगा, देखो, एक तो आप कर सकते हो सिंगल में, और एक आप कर सकते हो डबल पेयर में। एक किस में करोगे, डबल पेयर में। अब देखो सेंटेंस लिखा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फर्म। ये किससे है, आर से। आर क्या हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, और ये किससे, पी से। अब आप पी को हटा दो, पी को हटाओगे तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा और ये वाला ऑप्शन हट जाएगा।
दो ऑप्शन हट गए। अब अपने पास बचा क्या, बी और डी, यानी एक अकेले से हमारे दो ऑप्शन हट गए और हमारे पास केवल दो बचे। अब दो पर फोकस करेंगे। अगला पड़ा एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी। या एंड जो लिखा है वो सेंटेंस को कंजक्शन है और तो सेंटेंस को जोड़ेगा और सेंटेंस को जोड़ेगा, तो ये क्यू भी हट गया। देखो क्यू से कहीं स्टार्ट हो रहा है क्या, बी वाला हो रहा है, तो बी भी यहां से हट गया। अब ये दोनों पहले ही हट गया था, सी भी हट गया था, बचा हमारे पास केवल क्या, डी। और ये हमें हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। किसी भी सेंटेंस का ना हमने हिंदी निकाला, ना ही किसी भी तरीके से किसी भी सेंटेंस का बहुत ज्यादा अपन डीप गए। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर फिल्टर होके अपने आप चिल्लाएगा, भाई मुझे उठा ले, मैं तेरा आंसर हूं। बस आपको पकड़ना आना चाहिए। एक आर जो लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब है, और आर किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, और पी के जो ऑप्शन थे वो पहले ही हट गए थे, तो दो ऑप्शन तो आपके पी ने ही हटा दिए। फिर अपन ने क्यू पढ़ा, वो एंड से था, कंजक्शन, कंजक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि एंड दो सेंटेंस को जोड़ेगा। तो क्यू से केवल एक था, जब तीन हट गए तो कौन सा बचा, केवल हमारे पास डी। तो आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर हुआ। चलो अब इसी के बिहाफ पर आपको अगले क्वेश्चन जो तीन चार क्वेश्चन और आने वाले हैं उनको आपको सॉल्व करना है। देखो पेयर मिले तो पेयर और सिंगल मिले तो सिंगल। एडवर्सिटी विथआउट इज कमिंग टू, ये हो गया, टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी। ठीक, टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, एडवर्सिटी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। पी से देखो कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, ये हट गया और ये हट गया, दो हट गए। टू क्यू क्या लिखा है, टू, और टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। और फिर क्या लिखा है, बिटवीन। बिटवीन हमारे लिए प्रीपोजिशन में काम करेगी, यानी दो सेंटेंस को जोड़ेगी, तो इसका भी यूज नहीं होगा। यानी इससे स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट होगा, एस से। और एस वाला आप देखो कहां है, केवल सी वाला है, तो आंसर हो गया हमारा सी वाला। यानी क्यू भी हट गया, क्योंकि क्यू कहां गया, टू से, टू से स्टार्ट नहीं होगा। सेंटेंस के जो ऑप्शन है वो अपने आप फिक्र है, बस आपको उसको पकड़ना आना चाहिए। अगर आपने सही से ध्यान दिया तो आप सेंटेंस को कर ले जाओगे। दिखने में जरूर लगेगा कि यार सेंटेंस हमें पकड़ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा है, लेकिन जब करने लगोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगला लिखा है फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज, क्यू मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू। और फिर लिखा आर लिखा इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल अ पर्सन टू। और फिर लिखा नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ वाइल्डनेस। तो सब में अगर अपन देखेंगे फ्रेंड्स लिखा है, विदाउट विच लिखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स जो है अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद में मेक लिखा है, डायरेक्ट वर्ब है, और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से कभी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी हट गया। ठीक, इसके बाद में ये नथिंग लिखा हुआ है, नथिंग यहाँ पर नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस, तो नथिंग डायरेक्ट किसी कंपैरिजन को जोड़ेगा, तो नथिंग से स्टार्ट नहीं होगा। केवल किससे बच रहा है, आर से। अब देखो आर वाला ऑप्शन कहाँ है, आर वाला ऑप्शन केवल एक है, आंसर हो गया हमारा सी। छोटी छोटी जो चीजें हैं, PQRS एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, लेकिन इंग्लिश चाहिए ये बात सही है, लेकिन अगर आपने उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स पकड़ना चालू कर दी ना, तो PQRS ये मानकर चलना तुरंत टूट जाएगा। वरना ये ऐसा टॉपिक होता है कि फिर तो ढूंढते रहो, अगर पकड़ में नहीं आया तो ढूंढते रहो, कितना भी आप दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, आप पे आंसर आने वाला नहीं है। और अगर आपको एक बार में टूट गया तो टूट गया, इससे बेहतर है अगर एक बार में आपका आंसर आ गया तो कर देना, और नहीं आया तो स्किप करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबेगी। ठीक है, चलो बेहतर है 3P के और समझ में आए होंगे, तरीका वही रहेगा फिलहाल के लिए। टेक्स, अब अगर अपन टेक्स की बात करें तो टेक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES। ठीक, अगर अपन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये लिखा थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज अ सब्जेक्ट आती है पूरी वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही ऐसी वर्ब है जिसको अपन यूज एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बाकी की अगर अपन बात करें तो इनका कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता। जैसे मैंने लिखा स्विमिंग इज ए गुड, और ये मैंने लिखा एक्सरसाइज।
तो यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो स्विम पक्का हमारे लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही मात्र ऐसी वर्ब होती है जो हमारे लिए किसका काम करती है, एज अ सब्जेक्ट का। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगी। तो यहाँ ये किससे स्टार्ट हो रहा है, टेक से, तो ये हट जाए, यानी पी से नहीं आएगा। पी से देखो कौन कौन सा है, पी से अगर अपन बात करेंगे तो पी ए है, हट गया, और डी आई हट गया। अब अपने पास दो बचे, आर क्यू पी एस बचा और एस क्यू आर पी बचा। अब इस पर जाएंगे तो ये लिखा है टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाता है इन्फिनिट। सेंटेंस स्टार्ट इससे भी नहीं होगा, तो ये भी हट गया। अब बचा क्या, आर। आर देखो कहाँ है, केवल बी वाला, तो आंसर क्या कहलाएगा, बी। एस वाला हट गया। छोटी छोटी ट्रिक से हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़े। देखिए इसके बाद एक और है, टू वॉट यू कैन क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट यू कैन नॉट। ठीक है, वॉट यू कैन नॉट, तो यहां पर टू से नहीं होगा। इसके बाद में इंस्टेड ऑफ वॉट, ये दोनों कंजक्शन है, इससे भी नहीं होगा और पी से नहीं होगा। तो क्यू से देखो, क्यू से केवल एक ही है आंसर। देखने में थोड़ा सा लगता है कि यार पी क्यू आर एस कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपने 10 20 25 क्वेश्चन कर लिए तो धीरे धीरे करके ये भी सॉल्व होने लगते हैं। अब अपन देखेंगे नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग निकाला, होल थिंग वाज अ फ्यूटल एक्सरसाइज। तो फ्यूटल एक्सरसाइज का यहां पर क्या बताना, नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब पॉइंट लेस, इसका फ्यूटल का क्या जाएगा, पॉइंट लेस। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, इसको अपन कहते हैं डॉट जी। इसका नियरेस्ट क्या जाएगा, डॉट जी। ठीक है, उल्टा क्या जाएगा, डॉट जी। डॉट जी का मतलब होता है चालाक, इसका मतलब चालाक, चतुर। डॉट जी मतलब चालाक या चतुर। इसके बाद देखिए अगला, वोकैब का तो ऐसा ही है, इसमें तुक्का लगाना भी कोई मतलब कर, आ रही है तो लगाओ और नहीं आ रही है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एरर हो तो हम देख भी सकते हैं कि भाई यहां नहीं तो वहां हो सकता है। एरर का तो सीधा आ रहा है तो लगाओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अगला लिखा है, दिस डिसीजन इज क्रूशल फॉर मी। क्रूशल मतलब बुरा, इसका मतलब क्रूशल का मतलब क्या हो गया, बुरा। अब नियरेस्ट बताना है तो यहां पर बुरे का बुरा ही होता है, तो क्या आ जाएगा, मोमेंटस, यानी वो बहुत बुरा, वो जो डिसीजन था वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था, क्रूशियल था। द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। तो फ्रेंजी के लिए यहां पर इनटू अ फ्रेंजी लिखा है, इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा वर्सर्क। ठीक है, वर्सर्क। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बात करें, अर्निंग। अर्निंग टू गो होम, इसका मतलब है हम किसी के लिए हैंकरिंग, इसके लिए क्या हो जाएगा, हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब तरसना। ही हैज बीन हैंकरिंग टू गो होम, वो अपने घर जाने के लिए बहुत तरस रहा है। ठीक है ना, अर्निंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, परेशान है, तरस रहा है कि मैं यार अपने घर पर जाकर किसी से मिलूं। तो यानी मैं क्या करूं, हैंकरिंग करूं, उनको गले लगाऊं, उनसे मिलनसार रहूं। तो हैंकरिंग का मतलब वहां पर तरसना। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाए अगला। अगले क्वेश्चन जो है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। सी इज अ वुमन ब्लैंक हम्बल ओरिजन। तो सी इज अ वुमन ऑफ हम्बल ओरिजन, ऑफ आएगा। इसके बाद में अब आ गया, देयर इज नो क्योर ब्लैंक द कॉमन कोल्ड। तो यहां पर जो क्योर लिखा है इसके साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। और बता देता हूं डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि हर एग्जाम में अगर ये नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से तो पूछा ही जाएगा 100 and 200%। जैसे कभी भी आपको एडमायर मिल जाए, इसके अलावा क्योर तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हार्ड मिल जाए, अवेयर मिल जाए, इसके अलावा विवेयर मिल जाए, तो ये वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो आंख मूंझकर हमेशा ध्यान रखना हमें किसका प्रयोग करना है, ऑफ, सिर्फ और सिर्फ का ऑफ का, क्योंकि ऑफ ही आएगा। तो इनको याद कर लेना, क्योंकि आपको एडमायर मिलेगा तो ऑफ आना है, क्योर मिला तो ऑफ आना है, हार्ड मिला तो ऑफ आना है, अवेयर मिला तो ऑफ आना है, विवेयर मिला तो भी ऑफ आना है। तो ये वर्ड डिफेंस में बहुत फेवरेट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो एक वर्ड आया क्योर, उससे मैंने आपको 4-5 वर्ड और बता दी, क्योंकि डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल आगे बढ़े।
अगला लिखा आई रैन, रैन जो बताया जॉन यस्टरडे एंड इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, वो एकदम मेरे पास आया। तो एकदम जब आया तो रैन के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, रैन इनटू। रैन इनटू का मतलब होता है वो भागते हुए आया, भाग कर आया। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, इनटू। इनटू का है डी वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है माई ग्रैंड मदर इंजॉय बोटिंग ऑन द लवली लेक, ऑन। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया होगा, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर जिसको पता होगा उसने ऑन लगाया होगा। बाकी मुझे लगता है कम से कम 70% स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर इन लगाया होगा। जहां तक मैं डिफेंस पढ़ा रहा हूँ, डिफेंस के पेपर बच्चों को बताता हूँ, सॉल्व कराता हूँ, उसके हिसाब से मुझे 101% पता है कि 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसका आंसर इन लगाया होगा। क्योंकि पढ़ने में उनको क्या लग रहा है कि इन आना चाहिए। माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग इन द लवली लेक, यानी उसने क्या झील में बोटिंग इंजॉय की थी। तो झील के लिए उसने सोचा होगा कि यार झील में, और मैं के लिए उसने क्या लगा दिया होगा, इन। और घर पर आकर वो कह रहा होगा कि चलो मैं ऑफिसर बन गया, अब तो क्या सभी लोग मुझे सलूट ठोकेंगे। उसको क्या पता वो खुद ठुकने वाला, क्योंकि उसका आंसर ये गलत, ये सही नहीं है, ये आंसर क्या गया, गलत। और ऐसे लगाने वाले कितने परसेंट होंगे, 70%, ठीक है। बाकी के बच्चे कितने, 30%। 30% जो होंगे वो उन्होंने और दूसरा भी ऑप्शन ले लिया होगा। कुछ तो तुक्का लगाने के लिए आते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये लगाने के लिए भी आते हैं, तो उनसे नहीं होगा। केवल और केवल इस 30% में से भी मुश्किल से मान लेना 5% बच्चा ऐसा होगा जो वास्तव में एनडीए को लेकर सीरियस होगा और जिसने पढ़ाई की होगी। और अगर उसने पढ़ा होगा तो उसको पता है मुझे कहीं नहीं देखना है, एक घोड़े की तरह सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑन देखना है, और ऑन के हिसाब से वो अपना आंसर ले आएगा। तो सिर्फ 5% बच्चे होंगे, सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होंगे जिसको पता होगा कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑन। और ये गलती आप लोग नहीं करना, क्योंकि प्रीपोजिशन में सबसे ज्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होती है, कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। हमको लगता है कि नहीं यार इन आएगा, इन नहीं आता। कई प्रीपोजिशन ऐसे होंगे जहां लगता है कि नहीं यार ये नहीं, ये होना चाहिए, वहां पर वो होता ही नहीं है, कुछ और होता है, तो उनको भी याद कर लेना। अगला लिखा है ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव them blank their suffering and poverty। तो यहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, them of का, क्या जाएगा, of, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आ जाएंगे अपने एरर क्वेश्चन, जहां पर मिस्टेक है अपन उस पार्ट को अपना आंसर मानेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, यानी मेरे ड्रेस का जो प्राइस था, इज हायर देन। हायर की अगर अपन बात करेंगे तो जी हो गया अपने लिए CDA। CDA मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और हायर लिखा है तो हायर के साथ में क्या जाएगा, देन, यानी कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में अपन देन का यूज करते हैं। दैट ऑफ योर्स, अब यहां पर योर्स जो है ना, यानी वो ड्रेस की बात कर रहा है, माई योर्स, तो इसमें जो योर्स लिखा है इसका मतलब है योर ड्रेस। तो यहां पर मिस्टेक मत समझना, योर्स लिख लो या योर ड्रेस लिख लो, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर भी सही है। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस भी सही है, इज लिखा है, ड्रेस की प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस हमारे लिए सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर इज आया, यहां तक भी ठीक है। फिर इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री हायर लिखा है, हायर के साथ में देन लिखा है, ये भी ठीक है। और आगे गए दैट ऑफ योर्स, योर्स का मतलब योर ड्रेस, यहां पर भी सही है। यानी दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी वाला। डी वाला मतलब नो एरर, यानी कोई गलती नहीं है, ठीक है। 100-200 क्वेश्चन पढ़ोगे तब जाकर एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका आंसर नो एरर होगा, बाकी के ज्यादातर सेंटेंस में आपको एरर कहीं ना कहीं तो हमेशा मिलेगी। और जो नो एरर फाइंड कर लेगा, समझ जाना कि यार इसको बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है, क्योंकि नो एरर पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसको पता होगा कि यार पूरे सेंटेंस में को कहीं पर भी कुछ भी नहीं, यानी उसने पूरी नाव, पूरी की पूरी जो नदी है, जब वो तैर जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ यार इसने किनारा पार कर लिया। तो वही चीज को समझना, नो एरर पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। नो एरर पर मतलब आपने पूरे के पूरे जो 3 पार्ट लिखे उनमें से कहीं पर भी एरर में कोई मिस्टेक नहीं मिली है, और मिस्टेक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल 1% क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बता दिया नो एरर है। माई फ्रेंड्स नंबर 1 स्लैश
डॉटर इन लॉज, कंपाउंड नाउन में डॉटर इन लॉज नहीं होता, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ होता है। तो यहां पर जो डॉटर अकेला लिखा है ना, इसकी जगह पर होना चाहिए डॉटर्स इन, और ये लिखा लॉ, लॉज नहीं होता, डॉटर्स होता है। तो कौन से में, बी में, तो आंसर क्या कहलाएगा, बी वाला। छोटी छोटी सी चीजें पूछते हैं। पीक्यूआरएस में कभी वो आपसे खतरनाक पूछ लेगा, तो मैंने बता ही दिया है कि कोई भी दो सेगमेंट को उठा लीजिए, या सेंटेंस को पढ़ो, वहां से सब्जेक्ट वगैरह उठाओ, वहां से आंसर आ जाएगा, तो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सेंटेंस में मैं आपको बता ही रहा हूं। मीनिंग में मैंने आपको बताई, कहीं ना कहीं मीनिंग को अपनी लाइफ से रिलेट करना सीखो, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। रटने की अपेक्षा करो तो उसको समझो। आई प्रेफर, प्रेफर जैसे ही देखा तो ये कौन सी डिग्री हो गई, सी डी ए, और सी डी ए डिग्री सी फूड देन। प्रेफर के साथ में हम कभी भी देन का यूज नहीं करते, इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, टू का। अब देखो, अगर आपको कभी भी प्रेफर, सीनियर, इसके अलावा जूनियर, ठीक है, इम्प्रेफर, ये वर्ड कभी भी मिल जाए, हमेशा याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन और टू में से किसका यूज करना है, टू का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको रट लेना। वैसे तो मैं रटने के लिए नहीं कहता, लेकिन रट लेना, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। जैसे मैंने प्रीपोजिशन बताया ना, वैसे इसको रट लेना, पढ़ लेना, दिमाग में डाल लेना। ये प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इम्प्रेफर आया है तो कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ टू लगेगा, और आपको वो क्या देगा, देन देगा। तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इसके ब्याह पर अगर अगला क्वेश्चन मिल गया तो उसे भी कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को अपन पढ़ के निकल जाए उससे काम नहीं चलेगा। प्रीवियस का मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करना, और उससे रिलेट कुछ चीजें ऐसी जान लेना कि अगर अगला क्वेश्चन आए तो उसको भी अपन सॉल्व कर सके। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू, वी वर डिस्कसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, हमने डिस्कस किया, तो यहां पर डिस्कसिंग नहीं होगा, डिस्कस होगा, डिस्कस, ठीक है, अबाउट द, और ये लिखा इशू, तो यहां पर डिस्कसिंग नहीं होगा, क्या होगा, डिस्कस। कौन से में, बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। चले इसके बाद देखें अगला, अगले क्वेश्चन पर अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्पोज ऑफ नंबर ए स्लैश द गार्बेज नंबर 2 स्लैश फ्रॉम द सेल्वेज नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद सी और नो एरर डी, तो यहां पर जो लिखा है ना डिस्पोज, तो डिस्पोज के साथ में ये वाला ऑफ नहीं होता, क्या होता है, ऑफ। तो यहां पर डिस और ये लिखा पोज, ये लिखा डिस्पोज ऑफ, तो ऑफ आएगा, ओ डबल एफ नहीं आएगा। कौन से में, ए में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो जो भी अपन ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको तो आप अच्छे से समझना ही समझना, लेकिन साथ में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ट्रिक्स दिए हैं उनका यूज ध्यान रखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन अगर उस वैसा ही मिला तो आप इजीली कर सको, ध्यान रखना। और एनडीए को लेकर सीरियस रहो, और द एजुवर्स आपके लिए इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे कि आप जल्दी से यार सिलेक्ट हो जाओ, तो लड़ुआ मड़ुआ खिलाओ ना, बढ़िया मिठाई लेकर आओ, ठीक है ना, और आपके सर पे जो टोपी लगे वो बढ़िया सा आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से यार कुछ करो, जीवन में करो। तो द एजुवर्स आपके लिए इसीलिए आए कि आपके सपनों को भी साकार हम कर सके। बस काम एक ही है, आपको हमारे कदम से कदम मिलाना। और जो भी आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, अन्य लोग हैं, उनके साथ में वीडियो भी शेयर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और साथ में पढ़ाई भी मिल सके, और वो भी सिलेक्शन होकर, फूफा का लड़का उसे भी भेज देना, नहीं पता चले फूफा का लड़का उसको नहीं भेज रहा है, वो भी सिलेक्ट हो गया तो उसमें हमें क्या अंतर है। अपनों की मदद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए वीडियो को एनडीए एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर भी करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करना। जय हिंद।